स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको हिंदी व्याकरण में काल पाठ के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। और काल से तो आप सभी परिचित हैं, जिसे हम टेंस भी कहते हैं। और काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के हमने अभी तक पढ़े हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन हम इस क्लास में हम काल के कुछ अन्य भेद देखने जा रहे हैं। तो करते हैं आदर्श वाचन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है। राष्ट्रपति का अगला चुनाव 5 वर्ष बाद होगा। इन तीनों वाक्यों की क्रियाओं को ध्यान से देखें। थे बीते हुए और समय का है, वर्तमान समय का और करेंगे आने वाले समय के ज्ञान करा रहे हैं। ये क्रियाएं अलग अलग समय में हो रही हैं और क्रिया के इस समय का ज्ञान कराने को ही हम काल कहते हैं। परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने अथवा होने का ज्ञान होता उसे काल कहते हैं। निरंतर परिवर्तनशील समय में जिस समय क्रिया होती है वह वर्तमान काल है और उससे जो कुछ हुआ वह भूतकाल है और आने वाले समय में जो कुछ होगा वह भविष्यत काल है। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद हैं। यहाँ देख रहे हैं हम चित्र में कि काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम देखेंगे भूतकाल कि क्रिया का जो रूप यह बताता है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, भूतकाल कहलाता है। जैसे भारतीय टीम ने मैच खेला, भारतीय टीम अपनी पारी खेल चुकी थी, अब तक मैच समाप्त हो चुका होगा। यदि वर्षा ना होती तो भारतीय टीम मैच जीत जाती। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण देखे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भूतकाल में हो रही घटनाओं की क्रियाओं का रूप अलग अलग है और इस आधार पर हमने 6 भेद किए हैं भूतकाल के। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के सामान्य रूप से पूरे होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सर्कस में जोकर ने हंसाया, हमने नाटक देखा, भालू ने केला खाया, कबीर शिमला गया। इन वाक्यों की क्रियाएं जैसे हंसाया, देखा, गया यह प्रकट करती है कि कार्य बीते समय में समाप्त हो गया है। क्रिया अभी समाप्त हुई है अथवा उसे समाप्त हुए कुछ समय बीत गया है, इसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अतः यह सामान्य भूतकाल है। अब है अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अपूर्ण यानी जो पूरा ना हो, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह नहीं पता चलता कि वह समाप्त हुई है अथवा नहीं, तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे दादी माँ पूजा कर रही थी, तो इस उदाहरण से पता चल रहा है कि पूजा कर रही थी, पूजा समाप्त हुई है या नहीं हमें यह पता नहीं चल रहा है। बच्चे खेल रहे थे, अध्यापक पढ़ा रहे थे। इन वाक्यों की क्रियाएं जैसे कर रही थी, खेल रहे थे, पढ़ा रहे थे, यह तो पता चलता है कि कार्य हो रहा था, पर यह पता नहीं चलता है कि वह समाप्त हो गया है या नहीं, अतः यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। तीसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट या समीप। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वे हवाई जहाज से मुंबई गए हैं, रोगी ने दवाई खाई है, मैं व्यायाम करके आया हूँ, बंदर पेड़ पर चढ़ गया। तो यहाँ इन उदाहरण से हमें पता चल रहा है आया हूँ, खाई है, गया है, कि यह कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी जो क्रिया तुरंत ही समाप्त हुई हो वे आसन्न भूतकाल में होती हैं, अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। चौथा है संदिग्ध भूतकाल। बीते हुए समय में जिस क्रिया के पूरा होने में संदेह होता है वह संदिग्ध भूतकाल होगा, यानी वह क्रिया पूरी हुई है या नहीं इस पर हमें संदेह है। लड़कों ने गृह कार्य कर लिया होगा,
माली ने पौधों में पानी दे दिया होगा, खेतों में सरसों फूल चुकी होगी। तो हम इन उदाहरणों से देख रहे हैं कि कर लिया होगा, दे दिया होगा, फूल चुकी होगी। ये क्रिया से हमें यह संकेत मिल रहा है कि इन कार्यों के पूरा होने में संदेह है, अतः संदिग्ध भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में ही पूरा हो चुका था, वहाँ पूर्ण भूतकाल है, यानी यह क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी थी। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत ने कारगिल युद्ध जीता था। बाढ़ आने से बहुत से घर बह गए थे। इन वाक्यों में बने थे, जीता था, बह गए थे क्रियाओं से स्पष्ट हो रहा है कि कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है, अतः यह पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे हेतुमत भूतकाल। भूतकाल की एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है यानी निर्भर होती है तो वहाँ हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे यदि खिलाड़ी अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। जिन्होंने परिश्रम किया उन्होंने सफलता पाई। यहाँ उदाहरण में हम देख रहे हैं कि गुलाबी अक्षरों से जो क्रिया दी हुई है वे एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। यदि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी होती। इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। जीतना अच्छा खेलने पर, सफलता परिश्रम पर और वर्षा जल के संचयन पर। फसल का अच्छा होना वर्षा के समय पर होने पर निर्भर है, अतः यहाँ हेतुमत भूतकाल है। अब आते हैं हम काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर कूदता है, मैं हॉकी खेलता हूँ, पिताजी समाचार सुन रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं से स्पष्ट हो रहा है कि सभी क्रियाएं अभी हो रही हैं परंतु इनका रूप अलग अलग है। इस आधार पर हमने वर्तमान काल के भी 3 भेद किए हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिशु माता की गोद में सोता है, फसल खेतों में लहराती है, छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं। इन वाक्यों में सोता है, दिखाता है, लहराती है, करते हैं क्रियाओं का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चल रहा है, यानी यह क्रिया सामान्य रूप से पूरी हो रही है तो सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण यानी कि जो पूर्ण ना हो। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, चल रही है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बंदर छत पर कूद रहे हैं, सैनिक सीमा पर युद्ध कर रहे हैं, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो इन वाक्यों में कूद रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्रिया पदों से पता चलता है कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, अतः यह अपूर्ण वर्तमान काल है। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में पूर्ण होने में संदेह हो, यानी यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जाए, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे भक्त गंगा में स्नान कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिया पूरी हुई है या नहीं यह निश्चित नहीं है। विद्यालय में प्रार्थना हो रही होगी, सरकार नीतियाँ बना रही होगी। इन वाक्यों में कर रहे होंगे, बना रही होगी, हो रही होगी क्रियाओं से स्पष्ट होता है कि ये क्रियाएं शायद हो रही होंगी, इनके होने के विषय में संदेह बना है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। अब हम देखेंगे काल का तीसरा भेद भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि आने वाले समय में होगी, यानी क्रिया हुई नहीं है वह आने वाले समय में पूर्ण होगी, तो वहाँ भविष्यत काल होता है। जैसे हम सब मेला देखने जाएंगे,
सब लड़के 400 मीटर की दौड़ में भाग लेंगे। कल बबीता की गुड़िया का विवाह होगा। इन वाक्यों में जाएंगे, होगा, भाग लेंगे क्रियाओं से उनके भविष्य में होने का बोध हो रहा है कि ये क्रिया भविष्य में पूर्ण होंगी। अतः ये सभी भविष्य काल के ही उदाहरण हैं। अब हम यहाँ भविष्य काल के भी दो भेद पढ़ने जा रहे हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है वहाँ सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे पिताजी शाम को सैर करने जाएंगे, पर्यावरण बचाने के लिए हम वृक्ष लगाएंगे। तो यहाँ उदाहरण से पता चल रहा है लगाएंगे, जाएंगे कि ये क्रिया भविष्य काल में सामान्य रूप से पूर्ण होंगी। तो ये सामान्य भविष्य काल होंगे। सामान्य संभाव्य भविष्य काल, दूसरा भेद देख रहे हैं हम कि जहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना हो वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है, यानी क्रिया के पूर्ण होने में संभावना व्यक्त किया जा रहा है। शायद आज पानी बरस जाए, संभव है रोगी शीघ्र अच्छा हो जाए, संभव है इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हो, शायद मेरा मित्र प्रथम श्रेणी में पास हो जाएगा। ऐसे हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं जिनमें संभावना व्यक्त की जा रही है। इन वाक्यों में पास होने, पानी बरसने और रोगी के अच्छा होने और फसल के अच्छा होने की संभावना है कि शायद ऐसा हो, अतः यह संभाव्य भविष्य काल है। तो बच्चों आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने 3 काल और उनके अन्य भेद को भी पढ़ाया और आप इसे उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों थैंक यू।